स्वागत है मेरे चैनल हॉन्टिंग टेल्स में। कुछ समय में इंसिडियस आउट ऑफ फर्दर आने वाली है, इसलिए मैं आज इस फ्रेंचाइजी के पहले 4 पार्ट्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा और इंसिडियस के 5th पार्ट को हम अगली वीडियो में समझेंगे, ताकि जब आप इंसिडियस आउट ऑफ फर्दर को देखें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंसिडियस चैप्टर 1 जो 2010 में रिलीज हुई थी। तो मूवी के शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो नए घर में रहने आए होते हैं, जिसमें हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे थे। और हस्बैंड का नाम जॉस था और वाइफ का नाम रेनाई था और उनके बच्चों का नाम डाल्टन और फॉस्टर था। और उनके फैमिली में एक न्यू बॉर्न बेबी भी थी और वो हैप्पी फैमिली थी। बट एक रात जब डाल्टन अकेला खेल रहा होता है तो उसे एटिक से किसी की आवाज आती है और वहां का डोर अपने आप ओपन होता है। तो वो अकेले वहां देखने जाता है और सीढ़ी से चढ़कर वहां एक्सप्लोर करता है। तभी उसे किसी अनजान इंसान की परछाई दिखती है। ये देख के वो डरता है और चिल्लाने लगता है। डाल्टन की आवाज सुन के जॉस और रेनई वहां भागते हुए आते हैं और उसे शांत करके बेडरूम में लेके जाते हैं। जॉस दोनों बच्चों को एटिक में जाने से मना करता है। फिर हम सवेरे देखते हैं कि डाल्टन उठ ही नहीं रहा था, तो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वहां हमें समझता है कि वो कोमा में चले गया है। उस पे बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट होती है बट उसे होश नहीं आता है। और सबसे अजीब चीज ये थी कि स्कैन में उसके सर पे कोई भी चोट का निशान नहीं था। इसी वजह से जॉस उसे घर लेके आता है और उसकी वही ट्रीटमेंट चलती है। फिर उनके घर में अजीब चीजें होने लगती है। एक दिन वॉकी टॉकी पे रेनई को अजीब चीजें सुनाई आती है, तो वो उसका पीछा करती है। तभी बच्ची के रोने की आवाज आती है। फिर वो जो वहां जाके देखती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। फिर फॉस्टर रेनई को बोलता है कि डाल्टन स्लीप वॉक करता है। ये सुन के रेनई को भरोसा नहीं होता। फिर एक रात रेनई और जॉस को बच्ची के रोने की आवाज आती है, तो वो देखने जाते हैं। तभी उन्हें एक आत्मा जैसे कोई दिखता है जो 2 सेकंड में गायब हो जाता है और उनका मेन डोर अपने आप ओपन हो जाता है। फिर अगले दिन उन्हें डाल्टन के बेडशीट पे किसी इंसान का खूनी पंजा दिखता है। फिर ये सब वो जॉस को बताती है और बोलती है कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। बट जॉस उस पे भरोसा नहीं करता है और अकेले रहने की वजह से हो रहा है ये सोचता है। उसी रात रेने को बहुत सारे इंसान विंडो के पास दिखते हैं। उसमें से एक इंसान उसकी तरफ आता है और ये देख के वो चिल्लाती है और जॉस वहां भागते हुए आता है। फिर ये होते ही वो लोग ये घर खाली करने का सोचते हैं और वो लोग न्यू घर में शिफ्ट हो जाते हैं। बट वहां भी उनके साथ अजीब चीजें होती है, जहां एक बच्चा भागते हुए रेनी के सामने से जाता है। ये देख के वो डर जाती है। फिर वहां जॉस की मम्मी रोलेन आती है, जिन्हें बहुत अजीब सपने आते हैं और वो उन्हें अपना सपना बताती है, जिसमें एक अजीब इंसान जो कि डाल्टन का नाम पुकारता है। ये सब वो बता ही रही होती है। तभी लॉरेन को जॉस के पीछे रेड कलर का भयानक डीमन दिखता है, जिसे देख के वो डर जाती है। तभी डाल्टन के रूम से अजीब आवाज आती है, तो वो भागते हुए वहाँ देखने जाते हैं। तो वो देखते हैं कि उसकी पूरी रूम तहस महस हो गई है और डाल्टन नीचे सोया हुआ था। ये होते ही वो लोग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाते हैं। एक वुमेन का नाम एलिस होता है और उसके 2 सपोर्टर होते हैं, जिनका नाम स्पेक्स और टकर होता है। और घर में आते ही एलिस को पावरफुल डिमन घर में होने का महसूस होता है और घर के कई हिस्सों में अलग अलग आत्मा दिखाई देती है। और फिर डाल्टन के कमरे में जाते ही उन्हें छत पे कुछ दिखाई देता है। उसे देख के टकर उसकी ड्राइंग बनाता है, जो सेम वैसे ही था जैसे लॉरेन ने जॉस के पीछे देखा था। ये सब देख के एलिस उन्हें बताती है कि डाल्टन कोमा में नहीं है, बल्कि वो किसी दूसरे दुनिया में फंस चुका है और वो दूसरी दुनिया होती है आत्मा की दुनिया। और वो आगे बताती है कि डाल्टन में पावर थी जिससे वो इजीली आत्मा के दुनिया में देख सकता था और वो वहां जा भी सकता था। बट इस बार वो वहां से बाहर नहीं आ पा रहा है और वो किसी पावरफुल डीमन के जाल में फंस गया है और वो डीमन डाल्टन को यूज करके इस दुनिया में आ रहा है। फिर एलिस डाल्टन से बात करने का ट्राई करती है, बट उनसे वही डीमन बात करता है और उन्हें डराता है। तभी वह डाल्टन आता है और सब पे हमला करता है और बाकी भी आत्माएं हमला करने लगती है, जिससे सब तहस महस हो जाता है। फिर एलिस जॉस और रेने को बताती है कि जॉस के बचपन में भी उसके साथ सेम हुआ था, जहाँ एक वुमेन की आत्मा ने जॉस को वश में किया था
तब हमने लॉरेन की हेल्प की थी और उसे बचाया था। जॉस भी डाल्टन जैसे आत्मा की दुनिया में फंस गया था। जॉस भी डाल्टन जैसे इस दुनिया में आना जाना कर सकता था और वो आगे बताती है कि हमारे पास एक ही रास्ता है कि जॉस वहाँ खुद जाके डाल्टन को वापस लेके आए। ये सुनते ही जॉस रेडी होता है। फिर वो उस दुनिया में जाता है जो इस दुनिया से मिलती जुलती थी। फिर वो उसी पुराने घर में जाता है तो वहाँ उसे रेड डॉल दिखता है। वो उसे ओपन करने ही वाला होता है, तभी उस पे एक आत्मा हमला करती है और ये आत्मा सेम थी जिसने रेने पे हमला किया था। जॉस और इस पे फाइट होती है और जिसमें जॉस जीत जाता है। फिर वो आगे जाता है तो उसे डाल्टन दिखता है जो जंजीरों से बंधा हुआ था। वो उसे ओपन करने का ट्राई करता है, तभी वहाँ वही रेड डीमन आता है और जॉस वहाँ से डाल्टन को लेके भागने लगता है। तभी उसके सामने एक वुमेन आती है जो वही थी जिसने बचपन में जॉस को वश में किया था। और फिर वहाँ रेड डीमन भी आता है और डाल्टन को मारने का ट्राई करता है। जॉस उस वुमेन को चिल्लाता है और बोलता है कि मेरे से दूर रहो, मेरे फैमिली से भी दूर रहो। वो चिल्लाते रहता है, तभी वो वुमेन अंधेरे में गायब हो जाती है और फिर जॉस और डाल्टन रियल लाइफ में वापस आ जाते हैं। फिर सब कुछ ठीक होते हुए दिखता है, बट अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। एलिस जब सामान पैक कर रही होती है तो उसे जॉस में कुछ अजीब लगता है। तभी वो उसकी फोटो क्लिक करती है। ये देख के जॉस चिढ़ जाता है और उस पर हमला करता है और उसका गला दबा के उसे मार देता है। फिर वहाँ रेनी आके देखती है। ये देख के वो डर जाती है और जॉस को ढूंढने लगती है, बट उसे कैमरा मिलता है और वो कैमरा के पीक को देखती है तो उसमें वही वुमेन दिखाई देती है। ये देख के हमें समझता है कि जॉस फिर से वही वुमेन स्पिरिट के कंट्रोल में है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब बात करेंगे इंसिडियस चैप्टर 2 जो 2013 में आई थी। इस मूवी की कहानी 1986 में शुरू होती है जहां हम जॉस का बचपन देखते हैं। उसकी मम्मी लॉरेन को उस पे शक था क्योंकि वो अकेले में किसी से बात करता था। फिर वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एलिस को बुलाती है। फिर एलिस जॉस से बात करती है और उन्हें पता चलता है कि वो एक वुमेन स्पिरिट से बात करता है और वो पिछले मूवी वाली ही स्पिरिट थी। फिर एलिस उसे हिप्नोटाइज करके जॉस को भुला देती है कि वो आत्मा वाली दुनिया में जा सकता है। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ पुलिस रेने को एलिस के मौत को लेकर सवाल कर रहे होते हैं और पुलिस को जॉस पे शक था और उसे वही पीक के बारे में पूछते हैं तो रेने बोलती है कि वो एक आत्मा की पीक है, बट पुलिसमैन उस पर भरोसा नहीं करता है। देन वो लोग जॉश की मम्मी लॉरेन के घर शिफ्ट होते हैं जहाँ जॉश एकदम नॉर्मल था, बट लॉरेन के घर पे भी उनके साथ अजीब चीजें होने लगती है, बट जॉस इस पे ध्यान नहीं देता है। देन हम स्पेक्स और टकर को देखते हैं जो एलिजा के घर जाके वहाँ छानबीन करते हैं तो उन्हें जॉस का बचपन का वीडियो मिलता है जिसमें वो किसी से बात कर रहा होता है और कोई उसके पीछे अंधेरे में खड़ा था। उसके बाद डाल्टन को फिर से बुरे सपने आते हैं जिसमें कोई वुमेन व्हाइट कपड़े पहन के थी। ये सुन के रेने भी डर जाती है। फिर पुलिस को एलिजा के बॉडी पे जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो जॉस के थे ही नहीं। फिर लॉरेन और रेने को पूरे घर में व्हाइट कपड़ों में वुमेन दिखाई देती है और वो जॉस को बताते हैं, बट जॉस उनकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और उनकी बातों को घुमा देता है। फिर डाल्टन चुपके से रात को जॉस को देखता है जो किसी से अकेले में बात कर रहा था कि यहाँ से चले जाओ, और ये सब वो अपनी मम्मी को बता देता है। फिर स्पेक्स और टकर लॉरेन को एलिजा के घर लेके जाते हैं और वीडियो दिखाते हैं तो वीडियो में हम बचपन के जॉस के पीछे प्रेजेंट वाला जॉस देखते हैं। ये देख के सबके होश उड़ जाते हैं और मैं खुद भी शॉक हो गया था। फिर रेने को व्हाइट ड्रेस में वही स्पिरिट दिखती है। तभी उसे बच्ची के रोने की आवाज आती है तो वो देखने जाती है। तभी वो आत्मा डरावने तरीके से उसके सामने आ जाती है। ये देख के रेने बेहोश हो जाती है। फिर लॉरेन कार्ल को बुलाती है जो कि डाइस के हेल्प से एलिजा से बात करने की कोशिश करता है और उसको मैसेज मिलता है कि उनके सारे सवाल के जवाब ओल्ड लेडी ऑफ एंजल हॉस्पिटल में मिलेंगे जहां कई साल पहले लॉरेन काम किया करती थी। फिर वो लोग वहां जाते हैं तो लॉरेन को पुराने पेशेंट की याद आती है जिसका नाम पार्कर क्रेन था। उसने छत से कूद कर खुद की जान दे दी थी। पार्कर यहाँ एडमिट हुआ था क्योंकि वो अपने अंगों को खुद के हाथ से निकालने का ट्राई करता था। फिर एक दिन लॉरेन जॉस को लेके हॉस्पिटल में आती है और पार्कर के पास लेके आती है और पार्कर जॉस को देख के उस पर हमला कर देता है। फिर कुछ दिन बाद लॉरेन को पार्कर एलिवेटर में दिखता है। फिर देन नर्स को जाके पार्कर के बारे में पूछती है कि वो एलिवेटर में क्या कर रहा था। इस पे नर्स शॉक हो जाती है और बोलती है कि पार्कर ने कल ही बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दी।
ये सुन के लॉरेन शॉक हो जाती है क्योंकि उसने पार्कर को अभी देखा था। ये सुन के कार्ल बोलता है कि हमें पार्कर के घर जाना चाहिए और वो पार्कर के घर पे जाके छानबीन करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि डाइस के थ्रू एलिजा नहीं पार्कर की मम्मी बात कर रही थी। उन्हें वहां सिगरेट रूम मिलती है जहां उन्हें बहुत सारी लाश दिखाई देती है और उन्हें कुछ न्यूज़पेपर के टुकड़े भी दिखते हैं जिसमें लिखा था कि एक आदमी लड़कियों की तरह व्हाइट वेडिंग ड्रेस पहनकर लोगों को किडनैप करता था और उन्हें मार देता था। फिर उन्हें वहां ब्लैक वेडिंग ड्रेस मिलता है। वो कार्ल बोलता है कि पार्कर ये ड्रेस पहन के मर्डर करता था। फिर हम रियल जॉस को देखते हैं जो आत्मा के दुनिया से हेल्प चिल्लाता है। फिर लॉरेन रेने को आके बताती है कि जॉस में कोई बुरी आत्मा है, तुम सभी को उससे दूर रहना चाहिए, और रेने को पार्कर की कहानी बताती है और ये भी समझाती है कि जॉस आत्मा वाले दुनिया में फंसा हुआ है और उसके बॉडी में पार्कर की आत्मा है। फिर कार्ल जॉस के यहाँ जाता है क्योंकि उसे बेहोशी की दवाई दे सके और बाहर टकर और स्पेक्स उसके बातें सुन रहे होते हैं। बट जॉस समझ जाता है तो वो तीनों को पकड़ के बांध देता है और लॉरेन को टेक्स्ट करता है कि सब रेडी है। तो वो रेने के साथ घर जाती है तो वहाँ जॉस लॉरेन को एक अलमारी में बंद कर देता है। फिर रेने का गला घोट के मारने का ट्राई करता है लेकिन डाल्टन बैच से पीछे से हमला कर देता है। फिर रेने अपने बच्चों को लेकर बेसमेंट की तरफ भागती है और लॉन्ड्री रूम में छुप जाती है। फिर कार्ल आत्मा वाले दुनिया में जॉस से मिलता है और उन्हें वहाँ एलिजा भी मिलती है जो देखते हैं कि उसकी बेटी कैली को कोई डीमन अपने वश में कर रहा है। तो जॉस, कार्ल और एलिजा उससे मिलके लड़ते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं तो पार्कर के रूम में पहुंचते हैं जहाँ उसकी मम्मी उसे मार रही होती है और उसे लड़की वाले कपड़े पहन के रखती है और उसे बोलती है कि तेरा नाम पार्कर नहीं, तेरा नाम मर्लिन है। तभी वो कार्ल और एलिजा को देखती है और उन्हें एक रूम में बंद कर देती है। फिर डाल्टन अपने पापा को बचाने के लिए फिर से आत्मा के दुनिया में जाता है। देन पार्कर की मम्मी जॉस को पकड़ती है और उसका गला दबा के उसे मारने की कोशिश करती है और रियल लाइफ में जॉस फॉस्टर को मारने का ट्राई करता है, जिससे हमें ये समझता है कि जॉस के अंदर पार्कर की आत्मा नहीं, पार्कर की मम्मी की आत्मा थी। तभी आत्मा के दुनिया में एलिजा उस वुमेन के सर पे हमला करती है जिससे रियल वर्ल्ड में जॉस बेहोश हो जाता है। फिर एलिसा उस वुमेन को मार डालती है और वो तीनों उस घर से बच के बाहर निकल जाते हैं जहां उन्हें डाल्टन दिखता है बट एलिजा वही रहती है। कार्ल, डाल्टन और जॉस रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। कार्ल उन्हें हिप्नोटाइज करके आत्मा के दुनिया के बारे में भुला देता है और सब कुछ अच्छा हो ही गया है लगता है। बट फिर से टकर और स्पेक्स किसी के घर पे जाते हैं जहाँ एलिजा भी आती है और एलिजा को कोई देख नहीं पाता है और वो एक लड़की से बात करती है जिसका नाम एलिसन होता है। तभी उसे वुड क्रैकिंग की आवाज आती है जहाँ कोई रहता है, जिसे देख के एलिजा बोलती है कि ओ माय गॉड, और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब बात करेंगे इंसिडियस चैप्टर 3 जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। ये मूवी पहले 2 चैप्टर्स की प्रीक्वल है। इसमें 2 चैप्टर के पहले की कहानी बताई गई है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्वीन था। क्वीन एलिजा से मिलती है और बताती है कि मेरी मम्मी का नाम लाइलैक था जिनकी हाल ही में मौत हुई थी, जिससे क्वीन बहुत अपसेट थी। आगे वो बताती है कि मुझे कभी कभी ऐसे लगता है जैसे दूसरे वर्ड से मेरी मम्मी मुझे आवाज दे रही है। इस वजह से वो अपनी मम्मी से मिलने और बात करने के लिए बेचैन थी, इसलिए क्वीन एलिजा से मिलने आई थी जिससे वो लाइलैक से बात कर पाए। फिर एलिजा ये सुन के उसके माँ से बात करने का ट्राई करती है बट हमें पता चलता है कि लाइलैक नहीं कोई और ही है और उसे किसी डीमन की आवाज आती है। तो वो रुक जाती है और क्वीन को बोलती है कि तुम फिर से अपने मम्मी से कांटेक्ट करने का ट्राई मत करना क्योंकि आप इस वर्ड से बुलाते एक इंसान को है बट आपकी आवाज हर कोई सुनता है, तो अच्छा रहेगा इससे दूर ही रहे। इसके बाद उसी रात क्वीन को अजीब आवाज सुनाई देती है और साथ में अजीब चीजें भी होती है जिससे हमें समझता है कि क्वीन बड़े मुसीबत में फंस गई है। फिर अगले दिन वो थिएटर के लिए ऑडिशन देने जाती है जहाँ उसे एक इंसान की परछाई उसे अपने तरफ बुलाते हुए दिखती है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट होती है और उसका ऑडिशन बहुत खराब जाता है। फिर वो अपने दोस्त से मिलती है और उसको बोलती है कि आई हेट माई डैड और सारा दोष अपने पापा पे डालती है कि उन्होंने अपने छोटे भाई एलेक्स का ख्याल रखने के लिए बोला था जिससे उसे ऑडिशन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उसे फिर से वही इंसान की परछाई दिखती है तो उसे देखने के लिए पास में जाने का ट्राई करती है। तभी वो एक कार से टकरा जाती है जिससे उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। फिर 3 वीक बाद उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है
तो वहाँ एक बूढ़ी वुमेन बोलती है कि मैंने उसको सुना था तुम्हारा नाम लेते हुए। ये सुन के क्वीन शॉक हो जाती है। देन वो अपने घर आती है और फिर वो पूरा टाइम घर में ही रहती है, और वो व्हील चेयर पे होने के कारण उसके पापा उसे एक बेल देते हैं जिससे बजाकर वो कोई भी काम होगा तो अपने पास बुला सके। देन हम एलिजा को देखते हैं जिसे कोई दिखता है जो क्वीन का नाम लेता है, जिससे एलिजा समझ जाती है कि क्वीन खतरे में है। देन हम क्वीन को देखते हैं जो अपने बेड पे सोई रहती है। तभी किसी का हाथ उससे पकड़ने का ट्राई करता है। तभी उसके पापा आते हैं और देखते हैं कि उनकी सेलिंग पे दरार हो गई है। ये देख के वो ऊपर के रूम में जाते हैं तो वहाँ उनको खून के फुटप्रिंट दिखते हैं। इसके बाद उनके घर में बहुत अजीब चीजें होते हैं, जैसे कि एक डीमन उसे पकड़ के जमीन पे फेंक देता है और उसे नेक पे हमला करता है, बट तभी उसके पापा शॉन आके उसे बचा लेते हैं। देन वो सब अपने पापा को बताती है, बट उसके पापा उस पे भरोसा नहीं करते हैं और बैड ड्रीम बोल के उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। बट उसी रात डीमन क्वीन को अपार्टमेंट के ऊपर के फ्लोर पे लेके जाता है, जहाँ उसे सेम उसके जैसी लड़की दिखती है जिसका फेस नहीं था। ये देख के वो चिल्लाती है तो उसके पापा उसे बचाने के लिए भागते हुए आते हैं। देन वो खून वाले फुटप्रिंट का पीछा करते हुए विंडो तक पहुंच जाते हैं, तो वह मास्क पहना हुआ डीमन क्वीन को नीचे घिसने लगता है। तो शॉन उसे बचाता है, जिससे उसे क्वीन पे भरोसा होता है और अगले ही दिन एलिजा की हेल्प मांगने जाता है। देन एलिजा आत्मा के दुनिया से कनेक्ट तो करती है, बट वो दुनिया में उस पे ब्लैक कपड़े पहने एक आदमी हमला करता है और उसका गला दबाने लगता है और उसे मारने वाला होता है। तभी एलिजा वापस आ जाती है, फिर वो डर के वहां से चली जाती है। उसके बाद शॉन टकर और स्पेक्स के पास जाते हैं जो कि व्लॉगर होते हैं, और वो क्वीन के सर पे कैमरा बांध देते हैं। दूसरे साइड हम देखते हैं कि एलिजा कार्ल से मिलती है। फिर एलिजा उसे सब बताती है, तो कार्ल उसे बोलता है कि वो बहुत ताकतवर है, बट तुम क्वीन की मदद जरूर कर सकती हो। देन दूसरे साइड क्वीन अपने बेड से गायब हो जाती है, तो शॉन, स्पेक्स और टकर उसे देखने जाते हैं। तो वो देख के दंग हो जाते हैं क्योंकि वो खुद के पैरों पे खड़ी थी और वो कुछ करे उसके पहले ही क्वीन उन पे हमला करती है। वो खुद का प्लास्टर बेड पे मार के तोड़ देती है। तभी वो तीनों उसे पकड़ के बांध देते हैं और स्पेक्स और टकर हार मानते हैं। तभी वह एलिजा आती है और स्पेक्स और टकर के हेल्प से फिर से आत्मा की दुनिया में जाती है। तो वो इस बार स्ट्रांग थी, तो वो वहाँ क्वीन को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ वही ब्लैक कपड़ों में आत्मा आती है और उसे पकड़ती है, बट एलिजा इस बार उसे इजीली हरा देती है। देन उसे आगे उसका पति जैक दिखता है, जिसने पिछले साल ही खुदकुशी की थी, और वो एलिजा के पीछे लगता है कि तुम भी मेरे साथ यहाँ रहो और खुद को मार दो। बट वो समझ जाती है कि वो जैक नहीं है, वही डीमन है। तो वो उसी पे हमला करती है और रियल डीमन सामने आता है। ये डीमन बाकी डीमन से बहुत अलग था। ज्यादातर डीमंस इंसानी शरीर पे वश करते हैं ताकि वो इस दुनिया में रह पाए, बट ये डीमन अलग है। इसे लोगों के आत्मा को कैद करके आत्मा की दुनिया में रखना पसंद है और वो फिर उनको टॉर्चर करता है। देन वहाँ क्वीन आती है जिसका फेस नहीं था और वो उसके काबू में था, बट एलिजा उसे लेके भागने लगती है। तभी वो एलिजा पे हमला करता है। तभी हमें पता चलता है कि ये फेसलेस इंसान क्वीन का आधा हिस्सा था जिस पे डीमन का कब्जा था। एलिजा तुरंत ही रियल वर्ल्ड में वापस आती है और सबको बताती है कि क्वीन की आधी आत्मा डीमन के कब्जे में है और अब क्वीन को खुद उस डीमन को हराना पड़ेगा। क्वीन पे वो डीमन हावी होने लगता है। ये देख के एलिजा उसके माँ लाइलैक का लेटर पढ़ती है। ये सुन के और लाइलैक की आत्मा के हेल्प से वो इस डीमन को हरा देती है और उसे मार देती है। देन क्वीन इस दुनिया में वापस आती है। इसके बाद एलिजा, स्पेक्स और टकर अपनी टीम बनाते हैं और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं। एलिजा घर पे वापस आती है तो वहाँ उसे उसके पति का जैकेट बेड पे पड़ा मिलता है। एलिजा वो जैकेट के बहुत क्लोज थी। देन एलिजा का डॉगी अंधेरे में भौंक रहा होता है, तो एलिजा देखती है तो वहाँ एक डीमन का चेहरा दिखता है। फिर वही डीमन एलिजा के पीछे आ जाता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब बात करेंगे इंसीडियस चैप्टर 4, जो कि इंसीडियस द लास्ट की है, जो 2018 में आई थी। इस मूवी की स्टार्टिंग 1953 में होती है।
जहाँ एलिजा का बचपन देखने मिलता है। तो वो मेक्सिको के 5 कीज नाम के घर में रह रही होती है। वो अपने मम्मी पापा और छोटे भाई क्रिश्चियन के साथ रह रही होती है। उनका घर मेक्सिको में पेनी टेरिटरी के पास ही होता है, जहाँ कैदियों का कत्ल किया जाता था। एलिस को बचपन से ही आत्मा दिखती थी। जब वो अपने भाई के साथ कमरे में जाती है तो देखने मिलता है कि उनके खिलौने बिखरे हुए हैं। एलिस अपने मम्मी को बोलती है कि वो उसी बच्चे की आत्मा कर रही है जो इसी घर में रहता है। तो उसकी मम्मी उस पर भरोसा करती है क्योंकि उसे उसके पावर के बारे में पता होता है। बट एलिस के पापा उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। उल्टा ये सुन के उसे मारने लगते थे। फिर एलिजा का भाई उसके मम्मी को बोलता है कि मुझे डर लग रहा है। तो उसकी मम्मी उसे एक सीटी देती है और बोलती है कि अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो ये सीटी बजाना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर रात में उसी बच्चे की आत्मा एलिजा को जिसे देख के उसका भाई डरता है और सीटी ढूंढने लगता है, बट उसे सीटी कहीं भी नहीं मिलती। तो वो डर के कारण चिल्लाने लगता है। तो वहाँ उसके पापा आते हैं और एलिस के पापा एलिस को पूछते हैं कि क्या तुम्हें आत्मा दिखी। इस पे वो हाँ बोलती है। ये सुन के वो उसे बहुत मारते हैं और बेसमेंट में बंद कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बेसमेंट की लाइट चली जाती है, जिससे वहाँ अंधेरा हो जाता है। तभी वहाँ किसी की आवाज आती है और बोलती है कि अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो ये डोर ओपन करना होगा। ये सुन के एलिस उस डोर को बेसमेंट में पड़ी की से ओपन कर देती है। ये डोर आत्मा की दुनिया में आ जाने का रास्ता था। फिर डोर ओपन होते ही आत्मा एलिस को कंट्रोल में ले लेती है और पीछे खड़ी उसकी माँ को मार देती है। एलिजा मम्मी के मौत का जिम्मेदार खुद को समझती है। फिर हम 16 साल की एलिजा को देखते हैं। तभी उसे कोई लड़की दिखाई देती है तो वो अपने पापा को बताती है, बट वो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि एलिजा ने ही उसकी मम्मी को मारा था। फिर वो उस पर हाथ उठाते हैं, बट अब एलिजा तंग आ गई थी तो वो अपने पापा और भाई को छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। फिर मूवी 2010 में आती है जब एलिस को टेड नाम के इंसान का कॉल आता है, जिसे कोई आत्मा परेशान कर रही थी। तो वो एलिस उसके घर पे जाती है तो वो देखती है कि टेड का घर वही है जहाँ वो बचपन में रहती थी। फिर वो स्पेक्स और टकर को साथ में लेके वहाँ जाती है। फिर वहाँ वो देखती है कि उसके घर में हर चीज वैसी की वैसी पड़ी है, जिससे हमें ये समझता है कि वहाँ कई साल से कोई भी नहीं रह रहा था। फिर वो लोग घर की छानबीन करते हैं तो एलिस को उसके मम्मी ने क्रिश्चियन को दी हुई सीटी मिलती है। तो वो उसकी पीक ले लेती है, बट तभी कोई लड़की की आत्मा वो सीटी को एलिस के हाथ से छीन लेती है। फिर एलिस सुबह कैफे में जाती है तो उसे उसका भाई क्रिश्चियन मिलता है, जो अभी भी उससे नाराज था और बिना बात किए वहां से चले जाता है। और क्रिश्चियन को 2 बेटियां थी। फिर रात में वो लोग फिर से वही घर में जाते हैं और वहां की फिर से छानबीन करने लगते हैं। तो उन्हें वहां सीटी की आवाज आती है जो एक डोर के पीछे से आ रही होती है। फिर वो उस डोर को खोलते हैं तो वहां उन्हें सीटी मिलती है और वहीं पे एक लड़की थी जिसे चेन से बांधकर बंदी रखा था। तभी जिसने कॉल किया था वो वहां आ जाता है और इन पर गन टान देता है। फिर हमें समझता है कि जब एलिस ने बचपन में डोर ओपन किया था तो जो आत्मा आई थी उसने अब टेड को वश में कर लिया है और टेड सबको मारने का ट्राई करता है। तभी वहाँ टकर आके उस पे हमला करता है और उसे मार देता है। फिर अगले दिन उस घर में क्रिश्चियन आता है और सीटी ढूंढने लगता है। तभी उसकी बेटी बेसमेंट में जाती है तो उस पे वही आत्मा हमला करती है और वो उसे आत्मा की दुनिया में कैद कर लेता है, जिस वजह से वो इस दुनिया में कोमा में चली जाती है। फिर एलिजा उस घर की और छानबीन करती है तो उसे समझता है कि जो आत्मा बचपन में आई थी उसे की फेस बोला जाता है। उसने एलिस के पापा को वश में किया था, इस वजह से उसके पापा ने कई लड़कियों को बंदी बना के रखा था और जिसे एलिस ने घर छोड़ने के पहले देखा था वो उनमें से ही एक लड़की थी। और फिर आगे ढूंढते हुए जाती है तो उसे एक सूटकेस मिलता है। तो वो उस सूटकेस को ओपन करती है तो उसमें से की फेस बाहर आती है और एलिस को आत्मा की दुनिया में लेके जाती है। फिर वहाँ उसे उसके बचपन के एलिसा दिखती है जो बोलती है कि की फेस को रियल दुनिया में आने के लिए 5 डोर ओपन करना जरूरी है, जिससे वो इस दुनिया से कनेक्ट हो जाएगी। और अभी उसने सारे के सारे डोर्स ओपन कर लिए हैं। तभी की फेस बड़ी एलिस को पकड़ के ले जाती है। फिर हम क्रिश्चियन की दूसरी बेटी देखते हैं जिसमें भी सेम पावर होती है और वो भी आत्मा की दुनिया से कनेक्ट कर सकती है। फिर वो भी आत्मा की दुनिया में आती है क्योंकि वो अपनी बहन और एलिस को बचा पाए। तो वो एक जगह पे पहुंचती है जहाँ बहुत सारे सेल थे और उसमें से एक सेल में एलिस कैद थी। तभी वहाँ की फेस आता है और एक सेल ओपन करता है जिससे एलिस के पापा बाहर आते हैं। और फिर की फेस एलिस को बोलता है कि तुम अभी अपना बदला ले सकते हो और उसे मारने के लिए एक स्टिक देता है। फिर एलिस सेम वैसे ही मारती है जैसे बचपन में उसके पापा उसे मारते थे।
जैसे जैसे वो मारती है वैसे वैसे की फेस की पावर बढ़ने लगती है, क्योंकि इंसानों के नफरत से ही वो ताकतवर होता है। फिर वह कृष्ण की छोटी बेटी आकर एलिस को रोकती है। फिर एलिस भी समझ जाती है कि की फेस उसके दिमाग के साथ खेल रहा है। फिर वो स्टिक तोड़ देती है और सेल से बाहर आती है, तो उसे दिखता है कि की फेस ने कृष्ण के दोनों बेटी को बंदी बना के रखा है। फिर एलिस उससे एक सौदा करती है कि उन दोनों को जाने दो और मुझे ले लो। फिर वो डीमन एलिस को मारने लगता है, तभी एलिस के पापा आके एलिस को बचाते हैं। फिर की फेस उसे इजीली मार देता है और फिर से वो एलिस को मारने लगता है और कृष्ण के बड़े बेटी को भी मारता है, जिससे वो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा तड़पती है। तभी कृष्ण की छोटी बेटी सिटी एलिस के पास फेंकती है और वो सिटी एलिस बजाती है। तभी वहां उसकी मम्मी आ जाती है, जो की फेस को इजीली हरा देती है और की फेस को मार देती है। फिर वो लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं, तो उन्हें एक डोर मिलता है, जिससे खोलते ही वो इस सीरीज के फर्स्ट चैप्टर के जॉस के बचपन में पहुंचते हैं, जहां जॉस एटिक में था और किसी चीज को देख के डर गया था और आत्मा की दुनिया का डोर ओपन होने की वजह से जॉस वहां फंस गया था। फिर एलिस इस डोर को बंद करके दूसरा डोर ओपन करती है और उन्हें एग्जिट मिल जाता है। फिर एलिस की मम्मी उसे हक करके बोलती है कि मेरे मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो, इसमें तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं है, और वापस चली जाती है। फिर वो लोग रियल दुनिया में वापस आ जाते हैं और वापस आते ही वो क्रिश्चियन को सिटी वापस करती है। फिर वो दोनों फिर से अच्छे से बात करने लगते हैं। फिर तभी एलिस को सपना आता है कि जिसमें जॉस का बेटा डाल्टन दिखता है, जो बेड पे सोया होता है। तभी उसके विंडो पे वही रेड डीमन दिखता है जो फर्स्ट मूवी में था, और ये देखते ही एलिस की नींद खुलती है। तभी उसे लॉरेन का कॉल आता है और यहाँ से फर्स्ट मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है। अगर गाइस बात करें इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की, तो जो 2015 में आई थी इंसिडियस चैप्टर 3, वो इस मूवी का फर्स्ट पार्ट है। इंसिडेंट चैप्टर 4 है, वो इसका सेकंड पार्ट है। और जो मूवी इंसिडेंट चैप्टर 1 है, जो 2010 में आई थी, वो इस सीरीज की थर्ड मूवी है। और फोर्थ मूवी है इंसिडियस 2।